थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। धीरे धीरे क्वेश्चन अलग होते चले जाएंगे। मास्टरी गोल्स क्या होते हैं हमें पता है, 3 प्रकार के गोल हैं, एक है मास्टरी गोल, दूसरा है परफॉर्मेंस गोल, तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस गोल। अब आपको मास्टरी गोल के बारे में और डिफरेंस पता करना है, पहले मास्टरी गोल ढूंढना है और बाद में परफॉर्मेंस गोल, दोनों के बीच में क्या अंतर है देखना है। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर, जबकि वो फेलियर अवॉइडेंस गोल होते हैं। मास्टरी गोल्स में तो फेलियर और सक्सेस पे ध्यान ही नहीं है, मास्टरी पे ध्यान होता है। परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, चलो ये तो फिर भी हम कहते थे एक बार को। परफॉर्मेंस होता है फर्स्ट आने के लिए। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, व्हाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ये कल परसों भी बताया था जब हम रणछोड़ दास छांचड़ की बात कर रहे थे, यानी 3 इडियट्स में आमिर खान की बात कर रहे थे, तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन था। जब हम राजू रस्तोगी की बात कर रहे हैं जो बस फेल होने से बचना चाहता है, तो वो फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन लर्निंग है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्यक्ति फर्स्ट आना चाहेगा, चाहे रट्टा लगा के आए चाहे कैसे भी, जो कि चतुर रामलिंगम था। रट्टे लगा देंगे बस, है ना। तो महारत लक्ष्य जो है वो अपने कौशल और कार्य में सुधार, मास्टरी पे फोकस होगा, है ना। सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, कामयाबी पे फोकस नहीं करना, किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे। तो ये क्या हो गया, मास्टरी ओरिएंटेशन गोल्स हो गए, ठीक। जबकि परफॉर्मेंस में आपको ग्रेड या नंबर के लिए आप काम करते हैं, रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, अप्रूवल के लिए काम नहीं करते आप। अप्रूवल मास्टरी में नहीं है, परफॉर्मेंस गोल्स में है। तो सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विद कंपीटिंग विद अदर्स वो परफॉर्मेंस गोल्स में होता है, मास्टरी में नहीं। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहां बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये कहता है स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन आता ही आता है डिसलेक्सिया पे, शायद ही आपको कोई ऐसा सेट मिलेगा जिसपे क्वेश्चन ना हो। डिसलेक्सिया क्या है, वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज है। वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग में समस्या आती है, मेजरली रीडिंग में आती है, क्योंकि अगर बच्चा बी को डी पढ़ता है तो बी को डी ही लिखेगा, सिंपल बात। तो रीडिंग की वजह से रिवर्स दिखते हैं इसमें लेटर्स, ठीक है ना। तो अब आपको बच्चे को अगर सिखाना है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, तारे जमीन पर में याद कीजिए ईशान अवस्थी, तो इसको सिखाने का तरीका कैसा होगा ऐसे बच्चे को, क्योंकि सिखाना तो है इनको भी। बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस तो कम करनी है, डिस्ट्रैक्शंस में तो नॉर्मल बच्चा ना पढ़ पाए। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड, स्पेशल नीड की तो बात ही अलग हो गई। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, तो रीडिंग टेक्स्ट और मुश्किल वाले दे दो भाई, उसको नॉर्मली पढ़ने में दिक्कत होती है। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट किसी को देनी ही नहीं है, रेप्रीमेंट किसी को करना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या होती है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण। फोन का मतलब ये साउंड, साउंड से रिलेटेड अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के थ्रू सिखा रहे हैं, यानी जब आप बी लिखते हैं तो बी के साउंड को भी बताते हैं, डी को एसोसिएट करते हैं डी के साउंड के साथ, तो उसके दिमाग में चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो जो लिखने से संबंधित होता है, कैलकुलिया हो जो कैलकुलेशन से संबंधित होता है, डिसफेजिया हो जो भाषा को समझने और बोलने से संबंधित होता है। इतने ही काम किया आपके सिलेबस में। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग, यानी वो टीचिंग जो बोध पे आधारित है, जिसमें समझ में आए बच्चे को कुछ, उसका प्रिंसिपल ढूंढना है। लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। यहां तक बहुत अच्छी बात थी कि केटर करना चाहिए, लर्नर डाइवर्स होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ना बाबा ना, मतलब गलत है ये। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट बच्चे, यूनिफॉर्म या स्टैंडर्ड तरीका नहीं, सबके लिए एक नहीं, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। बी ऑप्शन है लर्नर्स आर पैसिव, बच्चे पैसिव कभी नहीं होते, बच्चे तो एक्टिव हैं, है ना। साइंटिफिक लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो, यानी ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक, एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां बच्चे ज्ञान का सृजन कर सकें, जो कि यहां पे ही बच्चा एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। लर्नर्स नो लिटिल, बच्चों को कुछ नहीं पता, सब टीचर को पता है, नहीं भाई, टीचर को क्या है, एक किंडल, एक लाइट किंडल करने वाला होना चाहिए, बेसिकली उसको एक मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, ना कि खाली बर्तन से ज्ञान भरने वाला। मैराथन में बात करेंगे खैर इस पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी बच्चे का समस्या समाधान कौशल को बेहतर करने के लिए कैसे आप मदद करेंगे। एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म, हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, डिफरेंट आइडियाज पे विचार करेगा, मस्तिष्क उद्वेलन तो मंथन करेगा और आइडियाज जनरेट करेगा तो समस्या का समाधान निकाल लेगा, बिल्कुल सही बात है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा तरीका है। ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिथम, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके हैं। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम, कि भाई रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। डिस्करेज करेंगे, रिस्क नहीं लेने देंगे, आंसर पहले ही दे देंगे तो वो खुद तो पहुंचेगा नहीं आंसर्स तक। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बच्चा एक्टिव है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई,
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड, यानी एक कैसा एनवायरमेंट जो अनुकूलित हो, जो सुसाध्य वातावरण जिसको हम कहते हैं, यानी समृद्ध वातावरण माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित है। यानी एक अच्छा एनवायरमेंट किस पे केंद्रित होगा? डर पे, पनिशमेंट के डर पे नहीं, सजा और शर्मिंदगी के डर पे, तो ये अच्छा एनवायरमेंट थोड़ी होगा, ये तो नेगेटिव है। कोऑपरेटिव लर्निंग पे, यानी सब एक दूसरे को सहयोग करके सीख रहे हैं, तो एक अच्छा एनवायरमेंट है, बच्चे एक्टिव हैं, है ना। सहकारी अधिगम में बच्चे एक्टिवली सीखेंगे, ये क्या है, एक समृद्ध वातावरण कहेंगे जिसमें बच्चा फल और फूल पाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से आगे निकलने की बात हो रही है, गलत तरीका। कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, बच्चे को आदत डलवा दो, उसको रोबोट बना दो, नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई, एक असर्शन है, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, यानी शिक्षकों को बच्चों के एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या होते हैं जो डायरेक्ट उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, नॉन एग्जाम्पल क्या होते हैं जो इनडायरेक्टली उस चीज को और क्लैरिफाई करते हैं, कि जब मैंने बताया कि बर्ड ये होती है, उसकी ये लक्षण होते हैं, ये बर्ड्स हैं, और फिर मैं बता रही हूं कि ये हेलीकॉप्टर है जो एक बर्ड नहीं है, दिखता है उसके जैसा, मतलब उससे रिलेटेड वो चीज और क्लैरिफाई हो रही है कि बर्ड क्या नहीं है, और डायरेक्ट एग्जाम्पल तो बता ही रहे हैं कि बर्ड क्या है, तो क्लैरिफिकेशन के काम आते हैं गैर उदाहरण, ये भी जरूरी होते हैं सीखने में। तो ये सही बात है, स्ट्रेंथन करते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, कि जब आप पानी के बारे में बता रहे हैं तो फिर आप क्या निकाल के ला रहे हैं, पेट्रोल ला रहे हैं, और कह रहे हैं ये पानी नहीं है, पेट्रोल पानी से अलग है। पानी के उदाहरण दिए आपने, कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, क्या है क्या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, फलाना होता है, और फिर आप पेट्रोल लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं ये पानी नहीं है बेटा, है ना, तो वो नॉन एग्जाम्पल जैसा हो जाता है कई बार। रीजन क्या है, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। नहीं भाई, कंफ्यूजन को और क्लियर करते हैं नॉन एग्जाम्पल, है ना, तो ये तो फॉल्स बात है। A is true but R is false, बात सही है। चलिए 45% लोग ही इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। जनरेट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी सामान्य सिद्धांत सीखने के बच्चे कब बेहतर सीखेंगे, यदि एक टीचर क्या करे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बताए बच्चों को, फिर सिंबॉलिक फॉर्म पे जाए एंड देन मूव्स टू फिजिकल फॉर्म, यानी पहले सिंबल बताए, कॉन्सेप्ट में पहले सिंबॉलिक बात बताए, फिर यानी डेफिनेशन लिखवा दे सिंबल्स के थ्रू, फिर फिजिकल फॉर्म पे जाए। फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट, जबकि नोन टू अननोन जाया जाता है, ये कह रहे हैं नॉट नोन, जो जानता नहीं, अज्ञात को पहले कराओ, ज्ञात बाद में, कोई फायदा नहीं, ज्ञात से अज्ञात जाया जाता है, टीचिंग का सूत्र है, फॉर्मूला है, मैक्सिम है। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, पहले एक मोटे मोटे तौर पे एक अवधारणा को बता दिया और बाद में उसकी बारीकियों में गए, चलो हो सकता है, लेकिन क्या पता इससे बेहतर ऑप्शन हो। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज, यहां पे बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, सिंपल रूल फॉलो होता है पूरी पेडागोजी में, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव है। भाई पहले आपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, पहले अपॉर्चुनिटीज आप बाद में दें उसको वेरीफाई करने के, पहले लॉजिक और रीजन के बेसिस पे चर्चा हो रही है क्लासरूम में, ठीक है ना, तो इन सबसे बेहतर है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, व्हेन अ टीचर लीड्स द चाइल्ड टू द करेक्ट आंसर थ्रू वेरियस प्रॉम्प्ट्स रेदर देन मियर एक्सप्लेनेशन, जब एक शिक्षक या एक शिक्षिका बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ लेके जा रही है कि अच्छा याद करो, भारत की राजधानी कौन सी है, अच्छा इंडिया गेट कहां पे है, मान लो बच्चे को दिल्ली नहीं याद आ रहा, पूछा है क्वेश्चन में कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो अब वो याद नहीं कर पा रहा है कि भाई दिल्ली है, नई दिल्ली है, व्हाटएवर, तो वो याद नहीं कर पा रहा आसपास की बात, तो हम उसको कह रहे हैं कि अच्छा इंडिया गेट कहां पे बच्चों, है ना, अच्छा आपने सुना है गोल्डन टेम्पल बोलने वाली थी, लोटस टेम्पल कहां पे है ना, अच्छा आपने ये तो सुना ही होगा हमारी संसद कहां है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम क्यूज दे रहे हैं, बच्चों को हिंट दे रहे हैं कि वो सही आंसर तक पहुंच पाए, सीधा आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना, सीधा आंसर नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूज दे रहे हैं, इसको प्रॉम्प्ट देना भी कह सकते हैं, इशारे कह सकते हैं, क्यूज कह सकते हैं, हिंट्स कह सकते हैं, है ना। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो सकता है कि एक स्टेप सॉल्व कर दिया टीचर ने, अगर मैथ्स में बच्चा अटका है, आगे का खुद सॉल्व करेंगे आप, यानी टेम्परेरी हेल्प, याद आ रहे हैं ना वाइगॉस्की, तो स्कैफोल्डिंग कहलाती है ये, टेम्परेरी हेल्प, पाड़ मचान जो आप कहना चाहें, कि जहां बच्चों को दिक्कत हो रही है हम उसको हिंट दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, उसको प्रॉम्प्ट्स दे करके उत्तर तक पहुंचने दे रहे हैं, ना कि सीधा उत्तर बता दे रहे हैं,
है ना। तो बच्चे को एक्टिव रखना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है सीधा सीधा बता के अपनी मर्जी से भर दो दिमाग में। कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट कोई सही तरीका है नहीं पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, असेसमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन, यानी मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन को हम क्यों ना करें। असेसमेंट जांचना, मान लीजिए आप पोल में जवाब दे रहे हैं तो अगर मैं ये कहूं अरे आपको कुछ नहीं आता यार, सारे जवाब गलत ही देते रहते हो, तो ये गलत तरीका है ना। कभी कभार कह दिया कि ठीक है यार देख लो, है ना। कभी हम मजाक में कह देते हैं अरे यार पानी वानी ढूंढ लो थोड़ा, कितना गलत, कितने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो वो एक ठीक है, वो हम आप प्राइमरी क्लास में ये बात नहीं कह सकते बच्चे को, ठीक है ना। और दूसरी बात, असेसमेंट किस लिए नहीं होना चाहिए, ये इसलिए नहीं है कि नंबर कितने आए। मैं अगेन आपको मॉक टेस्ट के लिए भी यही बोल रही हूँ आजकल कि इस बात पे फोकस मत करो कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं ठीक है, खुश रहो, लेकिन आपका फोकस जो है इस बात पे होना चाहिए कि आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तब भी आप एनालाइज करें गलती कहां हो रही है, कौन से टॉपिक्स को कितने बेहतर से रिवाइज कर लें, पढ़ कितना ज्यादा से ज्यादा लें, है ना। नंबर कम आ रहे हैं तब भी कितना ज्यादा से ज्यादा समझ लें, फीडबैक से पता लगे कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और एक चीज मॉक टेस्ट से एक फीडबैक और मिल जाए कि क्या हम 2.5 घंटे का पेपर टाइमली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ये असेसमेंट किसके लिए नहीं होना चाहिए। रेडीनेस लेवल ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चे कितने तैयार हैं सीखने के लिए, ये तो सही बात है। इससे पता लगता है कि आप कितने तैयार हैं सीखने के लिए, आगे कैसे सिखाया जाना है, या अभी कितना आता है आपको। हेल्प मिलेगी इस बात को जानने में कि कितना रेडनेस है, कहां तक सीखने के लिए तैयार हैं आप। टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग, अगर मेथड्स में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, किसी चीज को दोबारा से दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है, तो वो भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी आप विचार कर सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं, सोच सकते हैं उस पर। टू इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस ऑफ लर्निंग अमॉन्ग लर्नर्स, ये एकदम खराब तरीका है कि बच्चे में भय भर देना कि अच्छा हाय रे तुम्हारे तो इतने नंबर कम है, क्या करोगे तुम। कई टीचर्स क्या करते हैं, खतरनाक इधर उधर से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस जोड़ जाड़ के करा देंगे और फिर कहेंगे अच्छा अगर इस टेस्ट में तुम्हारे, है ना, 20 नंबर भी नहीं आए हैं तो तुम तो गए भाई, तुम्हें नहीं आता कुछ भी। ये क्या है, फियर एंड स्ट्रेस इंड्यूस करने का तरीका है। तो एग्जाम का जो पर्पज है या असेसमेंट का आकलन का पर्पज डर नहीं पैदा करना है, भय नहीं पैदा करना है, इंप्रूवमेंट लाना है, फीडबैक लाना है, मॉडिफिकेशन या बेहतर रिफ्लेक्शन के लिए किया जाना चाहिए। टू सपोर्ट एंड इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, बिल्कुल कि बच्चे की लर्निंग को आप सपोर्ट कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे कराएंगे, फीडबैक मिलेगा टीचर को भी और बच्चे को भी। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी सेम टॉपिक है ये सब में, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, सी ऑप्शन। बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है और यही गलत है, और सही भी यही है क्योंकि जो पूछा है वही, क्योंकि पूछा ही गलत है ना। तो व्हाटएवर हमारा डायलॉग रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज मैं नींद में थोड़ी कमी है इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट अ टीचर फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड इनकरेक्टली टू अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट है मान लीजिए, और वो कॉन्सेप्ट के बारे में जब बच्चों से पूछा जा रहा है क्लास टेस्ट में। क्लास टेस्ट किसका उदाहरण है बताओ, एफए का कि एसए का। फॉर्मेटिव असेसमेंट है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, बताओ फटाफट से। क्लास टेस्ट किसका उदाहरण है, अब तो आप पहले यही बताओ। इनको पोल दो, इनको पोल दो, मैं ऑप्शन दे रही हूं। क्लास टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, पूरा नहीं लिख रही हूं, क्लास टेस्ट सीटी लिख देती हूं। क्लास टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लास टेस्ट जो कक्षा में कभी भी टीचर सरप्राइज टेस्ट वगैरह नहीं ले लेते, तो सीटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग, असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। चलो आपको दो ही एग्जांपल दिए, बताओ फटाफट से किसका उदाहरण है, ए और बी, सिंपल दे दो बोल, बताओ फटाफट से, थोड़ी नींद खुलेगी आपकी। हाँ क्या लिख दिया था, कोई बात नहीं जो भी लिखा है। अच्छा अच्छा तो कोई नहीं, स्टार्ट पूल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, कोई नहीं दोबारा से लगा दो ना इसे। देखो एक बार फटाफट से बताओ कि क्या जवाब होगा। क्लास टेस्ट किसका एग्जाम्पल है, क्लास में टेस्ट ले लिया आपने एज अ टीचर, किसका एग्जाम्पल है। और टर्म एंड टेस्ट किसका एग्जाम्पल है, टर्म एंड टेस्ट है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, बताओ फटाफट। एफए का कि एसए का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कि ऑफ लर्निंग का। पहले ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना है ना, ये मत कह देना हम तो इसका दे रहे थे जब गलत हो जाए तो, इतना चालाक नहीं बनना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का बिल्कुल सही बात है। देखो जहां पे भी एक्टिविटी या शॉर्ट में फीडबैक के लिए जो काम हो रहा हो वो फॉर लर्निंग है, जो जजमेंट के लिए थोड़ा सा एंड की तरफ हो जाकर के काम हो रहा हो, पेन पेपर टेस्ट पे ही पूरा फोकस्ड हो, वो टर्म एंड क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम्स क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जब प्री बोर्ड्स हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है जी। तो खैर ये एक बात हो गई, और प्री बोर्ड्स भी एक तरह का है तो समेटिव ही, बट क्योंकि हम उसको फीडबैक की तरह ही ले रहे हैं, तो एक्टिविटी फील्ड ट्रिप हो, क्लास टेस्ट हो, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी फॉर लर्निंग ही है।
तो आपसे पूछा क्या है, ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट आवर टीचर फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है गलत जवाब दे रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ नहीं पाए हैं। बच्चों को डांटेंगे, डांटना आपका अधिकार है ही नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ मना करता है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो बच्चे को मुर्गा मुर्गी बनाना। कॉल द पेरेंट्स एंड कंप्लेन दैट द चिल्ड्रन आर नॉट स्टडीइंग, ये एकदम तरीका नहीं है सही। आपको देखना है आप मेथड में क्या परिवर्तन करें। बच्चे में कमियां निकालने से, पेरेंट्स को बुलाने से, उसको डांटने से, फटकारने से तरीका नहीं है सही। बेशक हमारे और आपके साथ ये हुआ हो स्कूल्स में, बट ये आइडियल तरीका नहीं है। मेक द स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, ये बार बार लिखना, 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, रिपीट करो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये एकदम नेगेटिव तरीके हैं। इससे रट्टाफिकेशन को बढ़ावा मिलता है, ना कि मीनिंगफुल लर्निंग को। फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल चैलेंजेस इन दी स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड टीच अकॉर्डिंगली। भाई आपको फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल चैलेंजेस, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में चुनौतियों का सामना कहां करना पड़ा है, इसीलिए तो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट में कहां प्रॉब्लम है, उस पर फोकस करना है, उसको दोबारा से समझाना है या नए तरीके से समझाना है, ताकि बच्चे समझ पाए। अगर ज्यादातर बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम में दिक्कत है, आपको वो अपने मेथड में परिवर्तन करने की जरूरत है, ना कि बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी बात सही है, यानी सबको साथ लेके चलना है। इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, यानी ऐसा नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पेशल नीड वाले बच्चे ही सीख रहे हैं, हर तरह के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो, दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल एक एवरेज बच्चा है या गिफ्टेड बच्चा है, हर तरह का बच्चा है, यहाँ नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चे हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। एजुकेशन फॉर ऑल इसका एक क्या कहेंगे हम, थीम है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, फॉर ऑल। तो हम ये नहीं कहेंगे कि विदाउट डिसेबिलिटी, हाँ सही है। इट इज अबाउट एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाइल रिमूविंग एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, बैरियर टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, जो भी बहिष्करण, भेदभाव, भागीदारी में किसी भी तरह की कोई बाधा है उसको हटा के हर बच्चे को इंक्लूडेड फील कराएं, बात सही है। इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एज हिंड्रेंसेस, देखिए डाइवर्सिटी ऑब्स्टेकल नहीं होती, हिंड्रेंस नहीं होता, डिफरेंस रुकावट नहीं होती, बैरियर नहीं होता, यहाँ हिंड्रेंस लिखा हो, बैरियर लिखा हो, समझ जाओ गड़बड़ है, इसको तो हमें रिसोर्स की तरह यूज करना है। तो फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं और आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एक बार, 32 क्या कहेगा फटाफट से बताइए एक बार। ये कहता है, देखिए जरा कवि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन, यानी विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं, विविध बच्चों की कक्षा में, विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, यानी वो बच्चे जो अलाभान्वित वर्ग से आते हैं, अलाभान्वित या हाशिए पर हैं किसी भी आधार पर, या तो समाज ने उनको अलग थलग रखा है, उनके जाति के आधार पे, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे, उनके रंग के आधार पे, उनकी भाषा के आधार पे, किसी भी आधार पे उनको अलग थलग रखा है। तो ऐसे बच्चों को कैसे इंक्लूड करेंगे, टोटली इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इग्नोर ही कर देंगे। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तियों में विभिन्नता होती है, सारे बच्चे अलग अलग होंगे, इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, अगर हम ये कहेंगे इग्नोर ही कर दें हम इस बात को, तो फिर तो आप रोबोट बना देंगे बच्चों को। इग्नोर नहीं करना, एम्ब्रेस करना है, लिख लीजिए कहीं, एम्ब्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ना कि इग्नोर करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपना आप में एक टॉपिक भी है आपका, साथ लेके चलना है आपको। वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑल कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक विभिन्नताएं खत्म कर देंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे, एलिमिनेट थोड़ी करना है। शर्म नहीं आ रही है ये जो सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो 42% लोगों, क्या कर रहे हो भाई, हैं? कमाल कर दिया यार, हैं? इतना आसान क्वेश्चन। हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे जो हाशिए पर हैं, बेसिकली ऐसे समुदाय से आ रहे हैं, उनको शामिल करना, तो क्या करना चाहिए, सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार, सांस्कृतिक विभिन्नताएं मिटानी नहीं होती, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं के बावजूद सिखाना है। मिटा देंगे तो क्या बन जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। संस्कृति अलग अलग थोड़ी खत्म कर देंगे सबकी संस्कृति, है ना, कि सब एक धर्म को मानो, सब एक भाषा बोलो, सब एक तरह के कपड़े पहनो, ये करेंगे नहीं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, डिफरेंसेस कमियां नहीं है। एक बच्चा जिसकी हाइट ज्यादा है, एक बच्चा जिसकी हाइट कम है, ये कोई कमी नहीं हो गई है। या एक बच्चा जो पंजाबी बोलता है, दूसरा बच्चा जो इंग्लिश बोलता है, वो डिफरेंसेस जो है वो डेफिसिट्स नहीं है, ब्यूटी ऐड करते हैं डिफरेंसेस, नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। तो विभिन्नता में एकता की बात करनी है। डिफरेंसेस यानी जब हम विभिन्नता को, चाहे वो महिलाओं और पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में हो, जब हम ये कहें कि नहीं तुम महिलाएं क्या हैं भाई, तुम डेफिसिट हो, कमजोर हो, और पुरुषों को कहें नहीं तुम इधर हो, तुम ऊपर हो, जबकि सच ये है कि हम सारे ही इंडिविजुअल्स हैं,
कुछ सब में कुछ कमियां होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, उनको एम्ब्रेस करना है, ना कि उनको कमियों की तरह देखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली, यानी उन्हीं बच्चों को देखो जो सीख सकते हैं। भाई सारे बच्चे सीख सकते हैं, ये क्या होता है जो सीख सकते हैं? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पीड बढ़ा देते हैं, डोंट वरी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? लर्निंग को प्रमोट कैसे किया जाएगा इंक्लूसिव क्लासरूम में? कॉम्पिटेटिव ईथॉस बिल्कुल खराब तरीका है। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति है, ऐसा कल्चर बना दो क्लासरूम में, तुम्हें शर्मा जी के बेटे से बेटर आना है, तुम्हें वर्मा जी की बेटी से बेटर आना है, इससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। बच्चे को लगे मेरा जीवन जो है कंपीट करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं, बस इससे आगे उससे आगे। वो अपने दोस्तों में भी कभी खुश ना रह पाए, क्योंकि उसको कंपटीशन की लगी रहती है ना। वो कभी खुशी नहीं होता दूसरे के लिए, है ना, और ना अपनी क्षमताओं पे ध्यान देगा। उसका ध्यान सारा इस बात पे होगा कि मैं दूसरे से आगे कैसे निकलूं, बजाय कि खुद से आगे कैसे निकलूं, है ना। तो ये क्या हुआ, बच्चे की खुद की ही जो उसका बेसिकली रिकॉर्ड है या फिर जो भी उसकी लर्निंग की प्रोग्रेस है, उससे आपको बेहतर करना है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, कल से आज समझ बेहतर हुई है कि नहीं हुई, है ना। आपस में नहीं, कंपटीशन खुद से। कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सब मिलकर के सीख रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ये एक अच्छा माहौल है, समावेशी शिक्षा है ये। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म बिल्कुल खराब। रिजिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज नहीं, फ्लेक्सिबल, लचीलापन चाहिए, डिफरेंट तरीके से सिखाएं, डिफरेंट तरीके से आकलन करें, कोई एक सिंगल तरीका थोड़ी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, फटाफट से समझिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव एकोमोडेशंस इन द क्लासरूम एनवायरमेंट एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी? वो बच्चे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है, मूवमेंट में दिक्कत आती है, चलने फिरने, दौड़ने, भागने, हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है ना। व्हील चेयर पे या बैसाखियों पे अगर बच्चा है तो संभावना है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी उसको होगी। इनको कैसे एकोमोडेट करें इन बच्चों को जिनको गतिक समस्याएं हैं, गति करने में, चलने फिरने में दिक्कत है? प्रोविजन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहता है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रखो, यानी आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, इवन हॉस्पिटल से लेके स्कूल तक, वो बैरियर फ्री होने चाहिए। अगर एक बच्चा है जो दिव्यांग है, जो व्हील चेयर पे है, वो भी वहां जा पाए, वहां रैंप हो, लिफ्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो, बैरियर ना बने एनवायरनमेंट बच्चे के लिए। आप पासपोर्ट बनवाने गए और पासपोर्ट ऑफिस में सिर्फ सीढ़ियां ही हैं और आप चल नहीं सकते हैं या बैसाखियों से चलते हैं, तो आपके लिए दिक्कत है। इसका मतलब वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, बैरियर फुल एनवायरनमेंट है वो। ठीक, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंश्योर फ्री मूवमेंट बाय प्लेसिंग फर्नीचर इन लेस रेस्ट्रिक्टिव मैनर, बिल्कुल सही बात है कि जो मेज कुर्सी है वो ऐसे ना लगाई जाए क्लासरूम में कि वो बैरियर बने बच्चे के लिए मूवमेंट में इधर से उधर, क्योंकि उसको वैसे ही दिक्कत है, व्हील चेयर पे आ रहा है मान लो, या चलने में दिक्कत होती है, या एक स्टिक से चलता है, या फिर एक बेसिकली बैसाखियों से चलता है, तो उस पर दिक्कत होगी उसको। तो एक ऐसा एनवायरमेंट, सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि मूवमेंट में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फॉलो मल्टीपल मेथड्स ऑफ असेसमेंट, यानी इनके आकलन के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, सब बच्चों को एक तरह से आकलन क्यों करना है आपको? तीनों बातें सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, जो कि आप लोग 55% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगेन टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के, यानी कुछ नया, कुछ डिफरेंट करना। क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, डीसी साथ जाता है, सीसी नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी, यानी अपसारी चिंतन जो है, दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड सोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। तो क्रिएटिविटी के लक्षण पहचानने, नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार अभ्यास, ड्रिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 50 बार लिखो, एकदम खराब तरीका है, इससे कुछ नया निकल के नहीं आएगा, वही चीज रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का ये लक्षण है कि बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस करते रहो। इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जबकि ऐसा नहीं है भाई, क्रिएटिव बच्चे का ध्यान केंद्रित हो पाएगा, वो किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। रिस्क टेकिंग, हाँ ठीक है कि भाई कई बार आप जोखिम उठाते हैं कुछ नया करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, एक थॉट काम नहीं किया, दूसरा विचार, तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, पांचवा आइडिया। इंटॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी बोरियत के लिए असहिष्णु होते हैं, कि बोर्डम की जगह नहीं, बोर होके पड़े हुए हैं, है ना, कुछ नया सोचेंगे, कुछ डिफरेंट सोचेंगे, वो बेचैनी थोड़ी होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं? हाँ चलिए, खैर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कह रहा है कोई तो, अरे हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता, सही कह रहे हो भाई, है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो गलत है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये क्या कहता है? इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर इज,
एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में। अब ये क्लासरूम की बात है इसलिए मैंने इसको डाला है, अदरवाइज ये वाइगॉस्की और पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन जा सकता है। वैसे तो वाइगॉस्की हैं जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक रचनावाद की बात करते हैं, बट आपका एनसीएफ एनईपी सब इसको प्रमोट करते हैं कि बच्चे को रचना करके, बच्चे को एक्टिव रख के, मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इसकी बात कंस्ट्रक्टिविज्म करता है। ठीक है ना बात? तो फटाफट से बताइए। और 52 क्वेश्चन है, 52 आई थिंक। कोई पूछ रहा है कितने क्वेश्चन है? नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता आपकी क्लास का टेलीग्राम पे? अभी तक नहीं आया यार, मैं भूल गई थी ज़ीबा आज सुबह मैराथन का नोटिफिकेशन डाल के, और मैं अभी शाम को आपको आज नोटिफिकेशन देना ही भूल गई, है ना। कल से याद रखेंगे इसको प्रॉपर। अगर हम बात करें एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए, मैं मम्मी से बातों में लग गई थी फोन पे, देखो एक बार उनका कुछ आंखों में दिक्कत चल रही है। देखो एक बार, फर्स्ट ऑप्शन 79%, शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। मतलब क्लास थी, उसके बाद कैसी मेज कुर्सी होनी चाहिए बताओ फटाफट से, सिंपल बात। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर शुड बी मोबाइल। टीचर क्या होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए, इधर से उधर। मोबाइल क्या होता है? कहीं से कहीं भी जा सकता है। और फर्नीचर कैसा होना चाहिए? मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, फिक्स नहीं होना चाहिए जो आपका, क्योंकि बच्चों ग्रुप बना के बैठ रहे हैं, कभी चेयर इस ग्रुप में ला रहे हैं, कभी उधर ला रहे हैं, टीचर भी इधर से उधर जाए ग्रुप्स में, और फर्नीचर भी फिक्स ना हो। ठीक है जी, डिक्टेटर नहीं होना चाहिए टीचर, मोबाइल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट के कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर देखने हैं, अगर बीच वाले आसान लगे तो चाहे बाद में देखना, वो अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट के 5-7 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरूरी है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अभी हमें दिखते नहीं है, और अगर पेपर में आगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में है। तो पढ़ना तो सब कुछ ही है। रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू अ परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक। यदि हम लर्निंग को यानी अधिगम को, सीखने को केवल व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या जो चीज जिसको मापा जा सकने वाला बदलाव के रूप में ही देखेंगे, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। यानी लर्निंग वही है जो नंबर लेके आ रहा है वही सीख रहा है, बाकी कोई नहीं सीखता, ये कहना गलत है। ये सिर्फ व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है, बिहेवियरिस्टिक एटीट्यूड है कि नंबर लेके जो नंबर लेके आया वो सीखता है, अदरवाइज नहीं सीखता। भाई बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, वो उसको बाहर प्रदर्शित कितना कर पाया, वो एक अलग कहानी है। तो ओनली चेंज इन बिहेवियर है लर्निंग, ये प्रॉब्लमेटिक बात है। ये बात इन्होंने सही कहा है कि समस्यात्मक बात है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि लर्निंग परमानेंट चेंज से कहीं ज्यादा है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इंटरनली। भाई सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से कुछ चीजें परफॉर्मेंस में आपको दिखेंगी, कुछ चीजें इंटरनली होती हैं, है ना। तो जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। इंटरनली आपके व्यवहार की बजाय, जरूरी नहीं है सारे परिवर्तन व्यवहार में दिखें, कुछ चीजें इमोशनल लेवल पे चेंज होती हैं, कुछ चीजें समझ के लेवल पे चेंज होती हैं, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती। सारी पूरी लर्निंग को मेजर नहीं कर सकते आप। तो दोनों बातें सही है, इसका रीजन भी सही है और ये बात भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही है। 43% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इसको कह सकते हैं, प्रायोगिक हो जाएगा अगर एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, लेकिन हिंदी में इन्होंने अनुभवात्मक ही लिखा है, यानी अनुभव लेकर के। वैसे एक्सपेरिमेंटल भी अनुभव लेके ही होती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस पे फोकस करेगी? अनुभव लेने पे। रीइंफोर्समेंट तो भाई गुड, वेरी गुड, शाबाश, इस पे फोकस करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग, बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज मिलने पे, बच्चे को एक्टिव रखने पे, तभी तो अनुभव जन्य है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चा एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। ड्रिल एंड मैकेनिकल प्रैक्टिस रोट लर्निंग का उदाहरण है, जबकि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसका उदाहरण है? मीनिंगफुल लर्निंग का, अर्थपूर्ण अधिगम का। दैट लर्निंग इज अ प्रोडक्ट, अभी बताया था लर्निंग प्रोडक्ट नहीं है, लर्निंग प्रोसेस है। प्रोडक्ट तो हो गया सिंपल, कितने रट्टे लगाए, कितने नंबर आए, बस ये देख लो। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्कूल्स शुड फर्स्ट फोकस ऑन रिफ्लेक्टिंग अपॉन। जब आपको दिख रहा हो कि बच्चे जो है स्कूल के, वो स्कूल की अपेक्षाओं के आधार पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, रिजल्ट खराब हो रहा है, वॉटएवर, तो आपको किस चीज पे विचार करना चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए डेफिशिएंसीज हैं बच्चे में कमी नहीं ढूंढनी होती, आप अपने मेथड में, अपने सिस्टम में कमी ढूंढिए। द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर है या गरीब परिवार से आता है तो सीखने की क्षमता नहीं रखता, फिर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही ना बन पाते, ठीक है ना। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स, अगेन आपको बच्चे में कमी नहीं ढूंढनी है, मेथड में परिवर्तन करेंगे पहले, है ना। द स्कूल एंड द क्लासरूम एनवायरमेंट एंड ईथॉस, स्कूल और कक्षा का वातावरण कैसा है, वहां लोकाचार कैसा है, वहां ईथॉस कैसा है, कहीं वहां कॉम्पिटिशन की बात तो नहीं होती रहती, सिर्फ मजा आता है सीखने में बच्चे को या नहीं, आपका मेथड ठीक है, स्कूल में कुछ परिवर्तन की जरूरत तो नहीं है, एनवायरमेंट ठीक है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट है क्लासरूम में, ये सब चेक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट करना होता है अपने टीचिंग मेथड्स पे, स्कूल के तरीकों पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये क्या कहता है?
एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज चिल्ड्रन फॉर लर्निंग गोल्स, के सीखने के जो गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या तरीका सही है। प्रेशराइज करना बच्चों को कि नंबर अच्छे लेके आने हैं, ये एकदम खराब तरीका है। टू कॉन्स्टेंटली कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद पीयर्स, दूसरों से उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते रहो। शर्मा जी के तो इतने आए हैं, शर्मा जी के बच्चे के नंबर 99% आए, तुम्हारे सिर्फ 98 ही आए। हाँ, टू ऑफर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, अगेन रिवॉर्ड और पनिशमेंट कोई अच्छा तरीका नहीं है बच्चे के साथ डील करने का। इनकलकेट लव, जॉय एंड क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, अगर बच्चे को मजा आने लगा सीखने से, प्यार हो गया, उसको आनंद मिलने लगा, उत्सुकता पैदा हो गई, तो वो सीखेगा, और सीखेगा तो नंबर अपने आप आएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड हिंडर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिकमिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अच्छे समस्या समाधानकर्ता और क्रिटिकल थिंकर यानी समालोचनात्मक चिंतक जो है बन पाने में बच्चे को कौन सी एक चीज बाधा बनेगी। पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स इफ दे आर श्योर दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एक्यूरेटली, ये बाधा नहीं, ये तो हेल्प करेगा कि बच्चों समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ। एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एनालॉजीज, एनालॉजीज होती हैं वैसी ही समस्याओं के बारे में और सोच पाना, वैसे ही उदाहरणों के बारे में और सोच पाना, तो ये तो हेल्पफुल होता है कि सेम इस तरह की और चीजें, तो ये हेल्पफुल होगा। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू थिंक रेदर देन डूइंग द थिंकिंग फॉर देम, ये बात भी अच्छी है कि आप बच्चे को सोच के जवाब नहीं बता दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं विचार करो खुद से, उनकी जगह पे सोचने नहीं लग जा रहे हैं। डी ऑप्शन ही बचता है, एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू सी ओनली वन वे ऑफ सीइंग द प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड गिवन सॉल्यूशन, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग करवा रहे हैं आप बच्चे को, कि बस क्लोज्ड एंडेड थिंकिंग कहते हैं इसको, कि आप बच्चों को ओपन एंडेड थिंकिंग नहीं करने दे रहे, दिशाओं में सोचने ही नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही तरीका होता है किसी समस्या के समाधान का, उसी पे सोचो, तो आपने बच्चे के दिमाग को खुलने नहीं दिया, जब खुलने नहीं दिया, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं सोचेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा ही बनेगी ये चीज, है ना। क्वेश्चन नंबर, इसको रिस्पॉन्स सेट कहते हैं कि एक ही तरीके से सोचने पे आप मजबूर कर रहे हैं बच्चे को। एज एन मिडिल स्कूल टीचर हाउ विल यू इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाएंगे। एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से कोई आंतरिक नहीं बढ़ती, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक आध बार को बढ़ जाए, वो भी कितने दिन चलेगी पता नहीं। पनिशिंग अंडर अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट देने से कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं बढ़ती। इनकलकेटिंग जॉय फॉर लर्निंग, रीजन अंदर होता है हमेशा किसका, इंटरनल मोटिवेशन का, तो सीखने में आनंद की अनुभूति जब बच्चा करेगा, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था बच्चा एक ऑप्शन में, क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद था। आप पढ़ते हैं क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, कोई कहेगा पढ़ना थोड़ी किसी को पसंद होता है लोगों को, है ना। ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, नंबर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ये होगा, है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एकमात्र इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40, अगर एक्सटर्नल पूछा होता तो बाकी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी विद इक्वालिटी, यानी विविधता का उदाहरण, समानता के साथ विविधता, यानी आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं, और आप बच्चे की विविधताओं को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच, समीर एक बच्चा है जिसको पेंटिंग करना पसंद है, रंग भरना पसंद है, और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। पेंट करना पसंद है, पेंटिंग बनाता है समीर, और दूसरा बच्चा है मिहिर जो स्केचिंग करता है, तो कोई रंग भरता है, कोई स्केच बनाता है, ठीक है, बात तो सही है, डाइवर्सिटी है, ठीक। फिर क्या आता है, समीर गोज टू स्कूल एंड मिहिर सेल्स न्यूज़पेपर, समीर तो स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। अब इसमें इक्वालिटी तो नहीं दिख रही है दो बच्चों की, डाइवर्सिटी तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक बच्चे को काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है और दूसरा बच्चा है जिसको एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो ले पा रहा है, तो ये तो खराब तरीका हो गया। समीर गॉट न्यू क्लोथ्स फॉर दिवाली एंड मिहिर वोर हिज ओल्ड क्लोथ्स, समीर क्या है, नए कपड़े मिलते हैं उसको दिवाली पे, और मिहिर बेचारा जो है पुराने कपड़े पहनता है। तो इसका मतलब ये हमें इक्वालिटी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं एक बच्चा गरीब है एक अमीर है, तो यहाँ इक्वालिटी या डाइवर्सिटी की बात तो हो नहीं रही है ना, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। समीर लिव्स इन अ फ्लैट एंड मिहिर लिव्स इन अ हट, वो बेचारा झोपड़ी में रहता है। अब झोपड़ी खराब है या नहीं, लेकिन हाँ हमें इतना पता है बारिश में ठंड में दिक्कत झोपड़ी में ज्यादा होगी फ्लैट की बजाय, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो बल्कि डिफरेंसेस को और बढ़ा रहे हैं कि एक बच्चा, ये क्या हुआ, एक बच्चा बेहतर है दूसरे से। यहाँ पे समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच, समीर को रंग भरना पसंद है और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है, दोनों अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, बस अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, जो अंतर होते हैं, आपको म्यूजिक पसंद है दूसरे को डांस करना पसंद है, मतलब दोनों को ही होगा खैर म्यूजिक तो पसंद, तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे ब्लू पसंद है और आपको पिंक, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये डिफरेंसेस डेफिसिट्स हैं, मैं कम हो गई और आप ज्यादा हो गए, बस हम अलग हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक सिंपल सी चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी की बात हमने यहाँ पे की, भूल गई क्या बताने वाली थी, चलो खैर क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, बच्चे स्वतंत्र
चिंतक बने, खुद से सोच पाए इंडिपेंडेंटली, रिवॉर्ड से कुछ नहीं होने वाला। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ये एकदम सही तरीका है कि बच्चे अपने ही अधिगम पे विचार कर पाए, अपने ही अधिगम का अनुवीक्षण कर पाए, एनालिसिस कर पाए, कितना आता है, कहाँ दिक्कत है, कैसे बेहतर करना है, ये सब खुद सोच पाएगा बच्चा तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा या इंडिपेंडेंट बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, जबकि आपको कनेक्टेड चंक्स में देना है, डिसकनेक्टेड चंक्स में नहीं, जोड़ करके कॉन्टेक्स्ट में। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देना कोई एक्टिविटी का सही तरीका नहीं है। रिकॉल नहीं लिखा होता तो डी ऑप्शन भी सही था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ये क्या कहता है, थियरी ऑफ सोशल लर्निंग, जिसको SLT कहते हैं, सोशल लर्निंग थियरी एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस फैक्टर पे, किस तत्व पे जोर देती है, किस घटक पर बल देती है। नेचर यानी प्रकृति, नेचर का दूसरा नाम क्या है, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, मैच्योरिटी, जो आप कहना चाहें, आनुवंशिकता पे ध्यान देती है। नर्चर यानी एनवायरमेंट पे ध्यान देती है ना, या फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में आपका दोनों ही चीजें शामिल होती हैं, या एमेंडेशन यानी पाठ संशोधन, यानी क्या परिवर्तन करने की जरूरत है उस पर ध्यान देती है। अब आप लोग तुक्के लगाने लग गए। देखो ये बेंड्यूरा की थियरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी, सोशल लर्निंग थियरी हम इसको कह देते हैं। बेंड्यूरा कहते हैं हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, हम जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है हम सोसाइटी से लर्निंग करते हैं। जब सोसाइटी से लर्निंग की बात हो गई तो मतलब हो गया नर्चर को महत्व दे रही होगी ये थियरी, पोषण को महत्व दे रही होगी, एनवायरमेंट को महत्व दे रही होगी, क्योंकि नाम ही है सामाजिक अधिगम, यानी हम समाज में जो देख रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, उससे सीखते हैं। तो ये हेरिडिटी को, तो चाहे ऐसी थियरी जो है वो हेरिडिटी को उतना महत्व नहीं देती, चाहे वो आपकी वाइगॉस्की की थियरी हो, चाहे वो बेंड्यूरा की थियरी हो। कराई हुई एक बार सर्च करके पढ़ लेना, यूट्यूब पे भी दी हुई है, नहीं तो नोट्स में थोड़ा बहुत जरूर दिया होगा इसके बारे में, मैं अभी बता भी दूंगी, है ना। तो हेरिडिटी की तो बात पियाजे की थियरी होती तो हम कह देते कि नर्चर पे फोकस करती है, मॉडलिंग की प्रोसेस पे फोकस करती है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा कि जो हम देखते हैं मीडिया में, जो बच्चा देख रहा है, टीवी में जो देख रहा है, अगर वो मारधाड़ की चीजें देखेगा, वायलेंस देखेगा तो वायलेंस सीखेगा। अगर वो प्रेम वाली चीजें देख रहा है या डोरेमोन देख रहा है जो कुछ हद तक नॉर्मल है, तो वो शिनचैन को इसलिए बंद कराया गया क्योंकि ये बेंड्यूरा की इसी थियरी के हिसाब से सही नहीं जाता था। शिनचैन, बच्चे गलत चीजें सीख रहे थे, क्योंकि हम समाज में जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उससे सीखते हैं, यानी जो एनवायरमेंट है वो हम पे बहुत प्रभाव डालता है। ये कहती है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये कहता है ना। अडेप्टेशन की प्रक्रिया पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में पूछता तो आप समझ जाते, एनवायरमेंट से सिर्फ नहीं होता अडेप्टेशन, आपकी हेरिडिटरी पावर्स भी शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अभी और भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी कि मॉडलिंग की प्रोसेस में कौन से स्टेप्स हैं। एक और क्वेश्चन है इस पे, लर्नेड हेल्पलेसनेस इज अ सिचुएशन वेयर इन, यानी सीखी हुई विवशता या सीखी गई अक्षमता एक स्थिति है। मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था आपको कल परसों। लर्नेड हेल्पलेसनेस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट्स फील दैट दे आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन पास्ट, जहां शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि अतीत में लगातार फेल ही होते आए, वो आज तक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या होगा। अगर दिमाग में ये चलेगा तो यानी आपने लर्नेड हेल्पलेसनेस को गेन कर लिया है, आपने सीखी हुई अक्षमता है, आपने मान लिया है कि मुझसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में चीजें खराब हुई हैं। क्या पता आपने सही तरीके से ना पढ़ा हो, क्या पता आपने सही टीचर से ना पढ़ा हो, क्या पता आपने ढंग से पढ़ा ही ना हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये थोड़ी कि आप पहले फेल हुए तो अभी भी फेल होंगे, है ना। कल बताया था ना 3 ब्रेकअप हो गए तो अब लगता है कि भाई अब तो कोई मिलेगा ही नहीं, है ना। एक शादी नहीं चली तो कोई शादी नहीं चलेगी, खैर भगवान ना करे कि एक शादी से ज्यादा करने की आवश्यकता पड़े, बट सिचुएशन हो सकती है। तो ये क्या है? लर्नेड हेल्पलेसनेस है कि जब आपकी जो है इच्छा ही खत्म हो जाती है, आपको लगता है यार अब मेरे से तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने वो लर्न कर लिया है कि आप हेल्पलेस फील करें, ठीक है ना, इसलिए लर्नेड हेल्पलेसनेस कह रहे हैं। टीचर्स फील दैट दे आर हेल्पलेस इन हेल्पिंग द लर्नर लर्न, इसका मतलब ये नहीं है टीचर ये फील करें। प्रॉब्लम रिलेटेड टू गिफ्टेड हु एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग ऑफ सैचुरेशन इन देयर लर्निंग, नहीं कि बस अब तो यहां तक पहुंच गए, सैचुरेशन आ गया है, गिफ्टेड के बारे में नहीं। फेलियर के आधार पर यह चीज आती है। द लर्नड स्कॉलर्स ऑफ सोसाइटी फील हेल्पलेस इन दी डेमोक्रेटिक पॉलिटी, कुछ भी इधर उधर की बातें हैं ये। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स फील दैट दे आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन पास्ट, यदि बच्चे का अनुभव ऐसा रहा है तो उसके आधार पे ये मान लेता है कि अब मेरे से होगा ही नहीं। इसके लिए बच्चों को आपको ट्राई कराना है, नए तरीके से सिखाना है, उसका इंटरेस्ट जगाना है, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ सोशल लर्निंग थियरी ऑफ एल्बर्ट बेंड्यूरा, अभी इसी की बात कर रहे थे ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है प्ले इज इसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल, खेल अनिवार्य है और उसको महत्व दिया जाना चाहिए स्कूल में। चलो ठीक है, होगा, हमें क्या पता, ये किंडरगार्टन की बात तो हो नहीं रही है, बट ठीक है। मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, यानी जो मॉडलिंग है,
मॉडलिंग क्या है? वो वाली मॉडलिंग से ही जुड़ी हुई है, जो लोग समझ पा रहे हैं वो मॉडल्स वाली बात। यहाँ प्रतिरूपण है। मॉडलिंग का मतलब बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, यानी देख करके। मॉडल हम कहते हैं ना, रोल मॉडल है कोई आपका, मतलब आप देख करके वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो मॉडलिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें समाज में हम जो देखते हैं उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 4 स्टेप होते हैं। मॉडलिंग की प्रोसेस जो बेंड्यूरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है उसमें भी बताई गई है, बात सही है, फिर भी अभी आएंगे इस पे। एन अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस कैन हार्म अ चाइल्ड, ये साइको एनालिसिस या फ्रॉइड की बात होती तो हम मान लेते। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कहा बेंड्यूरा ने, है ना। सामाजिक अधिगम से संज्ञानात्मक विकास भी होगा, हालांकि लर्निंग थियरी है। प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल, यहां पे ये बात हुई ही नहीं है। जो सबसे बेहतर उत्तर है वो है मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, यानी मॉडलिंग के माध्यम से सीखना, यानी हम सही लोगों को फॉलो करें, सही मूवीज दिखाएं बच्चों को, सही एग्जांपल सेट करें समाज में, क्योंकि उसका फर्क पड़ता है। तो ये प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया है, मॉडलिंग की जो प्रोसेस है, यानी ऑब्जर्व करके सीखना, कि आप वही रिपीट करते हैं। इसमें 4 स्टेप हैं, ये पूछा जा चुका है पहले। ARPR, ARPR क्या है? पहला स्टेप है ए, यानी अटेंशन, आपका ध्यान जाता है किसी चीज पे। आप मूवी में देख रहे हैं किसी को कुछ करते हुए, या आपने साइकिल ठीक कराने गए, बाइक ठीक कराने गए, आपने देखा हवा कैसे भरते हैं भैया टायर में, पंचर लगाना कैसे पंचर लगाया जाता है, आपकी अटेंशन गई उस चीज पे, ध्यान गया, अवधान जिसको कहते हैं। बिना अटेंशन के आपको याद कहां से रहेगा? मम्मी को देखा रोटी बनाते हुए, ध्यान गया आपका वहां पे। रिटेंशन क्या है? अब दिमाग में रह गई ये चीज। रिटेंशन मतलब अब आपने धारण कर ली ये चीज, दिमाग में है कि कैसे रोटी बनाई जाती है, गोल गोल, दिमाग में धारण कर लिया। फिर क्या है थर्ड ऑप्शन या थर्ड स्टेप? प्रोड्यूस करेंगे आप, यानी आप खुद से इस चीज को करके देखेंगे, रोटी बनाएंगे, भारत का नक्शा बनेगा। लेकिन पिताजी आपके कह रहे हैं, हमारे तो कहते थे कि बेटा बड़ी अच्छी रोटी बनाई है ना। अब वो बेटा को भी पता है कि कितनी अच्छी बनी है, बट ठीक है, अगली बार से फिर क्या होगा? रीइंफोर्समेंट होगा, है ना। रीइंफोर्समेंट होगा, यानी मोटिवेशन मिलेगी। इसको रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन भी कह सकते हैं, कि बच्चा जो है अगर उसको सही काम है और उसको पुनर्बलित किया गया है, मोटिवेट किया गया है, तो वो फिर से उस चीज को रिपीट करेगा और लर्निंग हो जाएगी। अगली बार आपकी जो रोटी है वो थोड़ी बेहतर बनेगी। यही 4 स्टेप्स घूम फिर के चलते रहते हैं। आपका किसी चीज पे ध्यान जाता है, फिर आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है, आप खुद से करते हैं, फिर आपको कोई रीइंफोर्स कर दे, अगर पनिशमेंट दे दी तो फिर सीखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो गलत काम के लिए पनिशमेंट मिल जाएगी तो, लेकिन हालांकि हमें पनिशमेंट का इस्तेमाल करना नहीं है स्कूल में। चलिए खैर, ये हुई मॉडलिंग की प्रोसेस। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं इसको, कि ऑब्जर्व करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 48 है, द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स, यानी ऐसा अनुशासन जो सीखने में सहायता दे। डंडे वाला अनुशासन नहीं होगा वो। तो ये क्या होगा? टू क्रिएट साइलेंस, तो शांति, तो आप पिन ड्रॉप साइलेंस वाली क्लास को बहुत अच्छा नहीं मानते आज के जमाने में। पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ मॉडल पेपर भी होता है कि ऐसा ही पेपर आएगा भाई, ठीक है ना। तो अगर हम देखें टू क्रिएट साइलेंस, तो डर से आप चुप करा सकते हो। आज की डेट में कंस्ट्रक्टिविज्म में थोड़ी बहुत चहल पहल क्लासरूम में होना नॉर्मल है, ठीक है ना। चुप्पी साधन, तो ये तो डरावना डिसिप्लिन है, ये अच्छा नहीं है। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, शिक्षकों ने निर्देश दे दिया, बात खत्म हो गई। चिल्ड्रन रोट मेमोराइज, ये तो और खराब है, बच्चा एक्टिव ही नहीं है। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, सबसे बेहतर डिसिप्लिन की फॉर्म है सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। जैसे मैं बहुत साल पहले एग्जाम्पल दिया करती थी, प्यार अंदर से आता है भाई, है ना, अंदर से बाहर की ओर हो जाता है, करना नहीं पड़ता। वैसे डिसिप्लिन भी अंदर से आना चाहिए, हो जाना चाहिए। जिस टीचर की क्लास में आपको मजा आता है, आपने देखा होगा, आप शांति से पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो डिसिप्लिन वो बेहतर है जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो अंदर से आए, है ना, जो करना ना पड़े, जो डंडे के दम पे ना हो। तो बेस्ट डिसिप्लिन है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। आप खुद से ध्यान रख रहे हैं कि भाई बातें मत करो, पढ़ लेते हैं चलो, या फिर खुद से देख रहे हैं कितने नंबर आए मॉक टेस्ट में, कैसे बेहतर करूं, कौन सी वीडियो देखूं, तो आप खुद से मॉनिटर कर रहे हैं, वो बेस्ट डिसिप्लिन है। मतलब बच्चा जब खुद से मॉनिटर करे, सेल्फ डिसिप्लिन कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, द कॉज ऑफ लर्नेड हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज देयर, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का या अक्षमता का, कि उनको लग रहा है कि अब वो फेल हो जाएंगे, रीजन क्या है? मॉरल डिसीजन फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडीज सीरियसली, यानी कि उन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, इसलिए ये नैतिक निर्णय है कोई? नहीं। कॉज क्या है? बार बार फेल हुए हैं, ये कॉज है। एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, ये बात सही लग रही है कि उन्होंने इस व्यवहार को अर्जित कर लिया है कि अब वो सफल नहीं होंगे, उनसे नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने मान लिया है, ये है इसका कॉज। केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज, कक्षा में जो है कठोर निर्णय के प्रति खराब उनका एटीट्यूड है। नॉन कंप्लायंस विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे, नहीं। मुख्य है कि वो किसी भी कारणवश फेल हुए हैं बार बार, और इसलिए उन्होंने अब ये व्यवहार को एक्वायर कर लिया दिमाग में कि अब उनसे नहीं हो पाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। सीखने के कई सारे स्टाइल्स होते हैं जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण है। एक है विजुअल स्टाइल यानी देख के सीखना, दृश्य अधिगम करता। 65% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि हमें कोई, अभी जैसे आप क्या है, दृश्य श्रव्य दोनों हैं, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है, कोई पिक्चर दिखा दे हमें, पिक्चर मतलब फोटोग्राफ दिखा दे, कोई मूवी दिखा दे, तो हम जल्दी सीखते हैं, देख के जल्दी सीखते हैं हम, इसलिए हम वीडियो देखते हैं किताब पढ़ने की बजाय कई बार, है ना। ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट विजुअल लर्निंग में होता है। दूसरा स्टाइल क्या है? दूसरा स्टाइल हम कहते हैं हियरिंग या ऑडिटरी लर्निंग कहते हैं उसको हम, या ऑरल भी कह देते हैं। ऑडिटरी मतलब सुन करके सीखना, लगभग 35% लोग, ठीक है ना, लगभग 35% लोग। क्लियर है बात या कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। ठीक, फिर आता है आपका थर्ड टाइप जिसको काइंस्थेटिक लर्निंग कहते हैं, यानी बच्चे को इनको करके ही दिखानी पड़ती हैं चीजें। ये लेस देन 5% होते हैं, एक बार जोड़ लेना। ओके 60% होगा ये, 65 नहीं होगा, है ना। ये 60% यानी ज्यादातर लोग देख के समझते हैं, जो विजुअल या चाक्षुष या दृश्य अधिगम करता होते हैं, देख के जल्दी सीखते हैं, लगभग मोर देन 60%। 35% के करीब सुन करके, और काइंस्थेटिक 5% लोग जिनको करके ही देखना पड़ता है। टेक्सुअल वो है जो बच्चा देख नहीं सकता, दृष्टि बाधित है और वो ब्रेल लिपि वगैरह का इस्तेमाल करे, बाकी यहाँ कोई बनता नहीं है। तो ये लर्निंग स्टाइल्स हैं एंड डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरीके से सीख सकते हैं। कुछ बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, कुछ अकेले। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ये क्या कहता है? आवर टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट क्लास लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स ही और शी इज डूइंग। एक शिक्षक है जो कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यानी टीचर ने रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट किए, पढ़ा उनको, देखा अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है, प्लान किया, नेक्स्ट लेसन। ये जो आकलन है, वो जो कलेक्शन ऑफ वर्क है, वो किस लिए है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। पेपर पेंसिल टेस्ट थोड़ी एक्टिविटी है ताकि बाद में सुधार हो सके, फीडबैक हो सके। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टीचर करता है ये काम, फॉर लर्निंग है। बच्चा करे अगर खुद से तो ये सेल्फ लर्निंग या असेसमेंट, पीयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट में चला जाएगा, लेकिन टीचर ने किया है ये काम, तो फॉर लर्निंग है। एट लर्निंग उसी दौरान चल रहा होता है। ठीक, ऑफ लर्निंग है आपका जब फाइनल एग्जाम के लिए जजमेंट की बात हो रही होती, पेपर पेंसिल टेस्ट लिया होता उस तरह का, है ना। यहाँ एक्टिविटी हुई है ताकि बाद में फीडबैक का पता चल सके टीचर को, तो ये फॉर लर्निंग है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल है। क्या पूछा है भाई हमसे? क्वेश्चन ने पूछा है, अच्छा 53, अभी तो एक और क्वेश्चन है बीच में, रुको यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड हमने पढ़ा है। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स यानी निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल होता है? रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, है ना। पर्टिकुलर टू जनरल तो क्या हो गया? स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव मेथड। ये पहले एग्जाम्पल दिया जो कि विशिष्ट होता है, उदाहरण हमेशा। ये निगमनात्मक नहीं है, आगमनात्मक विधि है। एक्टिव कंस्ट्रक्शन, एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो ये तो अपने आप में ही एक अलग कहानी हो गई। एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन कोई भी मेथड हो सकता है, एक्सप्लोरेशन मेथड हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड हो सकता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सकती है, डिस्कवरी लर्निंग हो सकती है, जहां पे बच्चा एक्टिव है ना। ये इंडक्टिव डिडक्टिव की बात डायरेक्ट नहीं हो रही है। मेथड्स इंक्लूडिंग इंक्वायरी लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक्स, यानी जिसमें इंक्वायरी लर्निंग हो रही है। इंडक्टिव और डिडक्टिव एग्जैक्ट पूछा है आपसे, तो आपको वही जवाब देना है। आंसर होगा रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। देखिए रूल, डिडक्टिव का मतलब ये पहले आपने रूल या डेफिनेशन बताई, और रूल के बाद आपने एग्जाम्पल उदाहरण दिया। पहले आपने डेफिनेशन परिभाषा बताई, संज्ञा की परिभाषा, नाउन का आपने रूल या a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद उस तरह के सवाल सॉल्व कराए, फिर नाउन के एग्जाम्पल दिए कि सीता जो है एक नाउन है। तो ये क्या हुआ? नियम से उदाहरण की ओर। नियम हमेशा जनरल होगा, याद रखिएगा। नियम पूरी दुनिया के लिए सामान्य होगा, तभी वो नियम बना है ना। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से पर्टिकुलर, जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या? उदाहरण। तो रूल क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। अब पर्सन क्या है? अब पर्सन कोई भी हो सकता था। सीता क्या है? स्पेसिफिक पर्सन है, उदाहरण है स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाना। एक क्वेश्चन इस बार भी जो आया था, जेनरिक टू स्पेसिफिक जाना, इसी पे आधारित था, ठीक है ना। अगर इंडक्टिव लिखा होता तो यहां पे ये आपसे फिर ये नहीं पूछेगा स्पेसिफिक टू जनरल जाना, वो कोई रूल नहीं है, वो आता है उसके अंदर, बट जनरली पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक टू जनरल पढ़ा दो। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल टू रूल जाना। एग्जाम्पल टू रूल जाना लिखा हो, उदाहरण से नियम की ओर लिखा हो, तो इंडक्टिव हो जाएगा कि पहले संज्ञा के उदाहरण दिए, बाद में परिभाषा बताई, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल है ये। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन, देखिएगा एक बार। इतनी प्रैक्टिस अगर कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैडम 37 और 46 को और एक बार समझा दीजिए प्लीज। अभी समझा देंगे सुमन, डोंट वरी एट ऑल। 37 और 46 ठीक है, इसके बाद समझा देंगे, जस्ट अभी समझा देंगे। आज तो पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली। हाँ चलो फटाफट। देखिए 81% लोग क्या कह रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन सा तत्व है, कौन से तत्व हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, यानी बच्चे स्कूल में, विद्यालय में फेल क्यों होते हैं, असफल क्यों होते हैं, उसका उसके तत्व पूछे, उसका रीजन पूछा है। फियर एंड एंग्जाइटी, हाँ बिल्कुल, अगर बच्चों में भय है, वो भय से पढ़ रहे हैं, बस डर के मारे पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, दुश्चिंता है, तो फेल होंगे ही। मजे से सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर सीखेंगे, ये तो हमें पता है। बोर्डम एंड कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन में ही रहेंगे, बोर होते रहेंगे, ऊबते रहेंगे, मजा नहीं आएगा सीखने में, तो भी फेलियर का ये रीजन है एक। इररेलेवेंट करिकुलम, कई बार इररेलेवेंट या डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम होता है। पाठ्यचर्या जो है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि वो इररेलेवेंट है, समय के साथ परिवर्तित ही नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, तो ये भी दिक्कत है, इस वजह से भी फेल हो सकते हैं। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागॉजी, जबकि पेडागॉजी कैसी होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, यानी संदर्भित होनी चाहिए पेडागॉजी, और ये कह रहे हैं डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, बच्चे की रियल लाइफ से, उसके जीवन से जोड़ करके एग्जाम्पल देना है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब हो गया डिस्कनेक्टेड है, जो डिस्कनेक्टेड चंक्स हो, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, ये नेगेटिव बातें हैं, है ना। कॉन्टेक्स्ट में समझाना है, जीवन से जोड़ करके। चारों ही कारण है किसके, फेलियर के, जो बच्चा जिसकी वजह से फेल होगा, अगर ये चारों चीजें हैं तो यहां पे फेलियर रीजन हो जाएगा, है ना। अगर यहां पे लिख लिया होता कि फेलियर का रीजन नहीं है, और फिफ्थ ऑप्शन में मान लीजिए ऐड कर दिया होता जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने में मजा आना, तो ये फेलियर का रीजन नहीं है, फिर नॉट लिखते ही आंसर चेंज हो जाता। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं ऑप्शंस को घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछा जाना है। पेडागॉजी से बाहर क्या ही आएगी, सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एनईपी के डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछले साल भी कराए थे, इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। एक बार मैराथन हो जाए कल 9 बजे शाम को, रात को हम 9 बजे मिल रहे हैं, थोड़ा सा नींद को रोक करके, और कल लग करके पढ़ाई करनी है। 12 बजे 1 बजे जो भी बजे, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि कम समय में ज्यादा बात कर पाए कल। आउट ऑफ 53 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो भी आप बता दीजिए अब।